हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 13। वो दोपहर का ही समय था जब कश्मीर में ठंडी हवाएं चल रही थी और इस दौरान गौरी की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़कते हुए उसके गाल से होते हुए काफिराना के उन पन्नों पर जा गिरती हैं और उस पर आखिर में लिखे शब्द गौरी की स्याही को बिखेर देती हैं। तो वहीं अपने हाथ में पकड़ रखी उस तस्वीर को देखते हुए गौरी अपना सिर हिला देती है और कहती है, मुझे पता था तुम ये हो मोक्ष। हवा उस तस्वीर को उड़ा रही थी जिसमें मोक्ष था और उसने अपने हाथ पीछे की तरफ कर रखे थे और उसके चेहरे पर एक काफ़ी गंभीर भाव था और उसकी सर्द आँखें मानो तस्वीर में से गौरी को ही देख रही थी। वहीं गौरी अपनी उंगलियों से मोक्ष की तस्वीर को छूती है और बुदबुदाती है, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो फौजी साहब। हाँ, इस समय मोक्ष के तन पर इंडियन आर्मी की वर्दी थी जिसमें मोक्ष के सीने पर एक बैच लगा हुआ था जिसमें नाम लिखा था कैप्टन मोक्ष झा। गौरी मुस्कुराते हुए उस तस्वीर को वापस डायरी में रखती है और उसे बंद करते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, कभी माथे पर चोट का निशान, तो कभी सीने पर गहरे घाव का निशान, तो कभी एक दिन आकर हफ्ता हफ्ता गायब रहना, ये सब इसी के कारण थे ना। गौरी अपना सिर हिलाते हुए उठ खड़ी होती है और अपना बैग उठाए काफिराना को सीने से लगाए स्कूल के अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी बाहर से आ रहा शोर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और पलटकर देखती ही है कि एक पत्थर आकर उसके माथे पर लगता है जिस कारण खून टपकते हुए उसके सफ़ेद कपड़ों पर गिरने लगता है। गौरी अपना हाथ उठाए अपने माथे को छूती है तो अपने हाथ पर लगे खून को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो भय के मारे सामने की तरफ देखती है जहाँ पर लोगों का हजूम उमड़ आया था और सभी आपस में लड़ते झगड़ते पत्थरबाजी कर रहे थे। गौरी बिना देरी किए अंदर की तरफ भागती है और बाहर से आ रहा शोर सुन बाकी सब भी सतर्क हो जाते हैं और स्कूल की सभी खिड़कियों को बंद करने लगते हैं और बच्चों को एक जगह पर इकट्ठे करने लगते हैं ताकि बाहर चल रही इस धर्म की लड़ाई में इन मासूमों को कोई चोट ना पहुँचे। सभी बच्चे अपने टीचर के साथ एक कमरे में थे और टीचर बच्चों को संभाल ही रहे थे कि अचानक छत धूं-धूं कर जल उठती है और सभी डर कर एक तरफ हो जाते हैं और देखते ही देखते छत का एक हिस्सा जलकर नीचे आ गिरता है और सहमे बच्चे अचानक से बाहर की ओर भागते हैं और टीचर्स भी उनके पीछे भाग देते हैं। गौरी छत के उस हिस्से को देखते हुए अपने सिर पर रखे कपड़े को दबाते हुए उन सब के पीछे जाती है कि एक जलती लकड़ी का टुकड़ा उसके आगे आ गिरता है, पर वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। देखते ही देखते वो सारा कमरा धूं-धूं कर जल उठता है और धुआं चारों तरफ फैलने लगता है और साथ में आग भी। गौरी जल रहे स्कूल से बाहर आने को होती है कि उसकी नज़र एक कोने में जाती है जहाँ पर छोटू मोक्ष खड़ा था और उसे देखते ही गौरी उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारती है, मोक्ष बाहर। गौरी अभी इतना कह ही रही थी कि छोटा मोक्ष उसकी तरफ पलट जाता है और उसके हाथों में पकड़ी चीज़ को देख गौरी के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। तो वहीं मोक्ष मासूमियत से पूछता है, टीचर ये क्या है। गौरी उसके हाथों में ग्रेनेड को देख जितनी हैरान थी
उतनी ही डरी हुई भी, और वो बिना देरी किए मोक्ष के हाथ से ग्रेनेड लेकर दूसरी तरफ फेंकती है और पास की खिड़की से मोक्ष को साथ लिए बाहर की तरफ कूद जाती है। पर तभी एक जोर का धमाका वहां होता है और आग का एक बड़ा गुब्बार आसमान को छूता है और सभी लोग हैरान होकर उस तरफ देखने लगते हैं और चंद ही पलों में वहां हफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ धुआं छाया हुआ था और इसी बीच उस जल रही लकड़ी के पास गिरी पड़ी गौरी धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और आंखों के आगे छा रहे धुंधलेपन को दूर करने के लिए अपने सिर को 2 बार झटकती है, और जब उसकी आंखों के आगे सब साफ हो जाता है तो वो उठकर बैठ जाती है और अपने सिर को अपने हाथों में थामे आसपास देखने लगती है। सब कुछ मानो तबाह हो चुका था और हर तरफ लोग भाग रहे थे और सामने की तरफ स्कूल पूरी तरह से जल चुका था। गौरी झट से इधर उधर देखती है तो उसे वहीं जमीन पर गिरा छोटा मोक्ष नजर आता है और वो लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ जाती है और उसे उठाती है और पाती है कि मोक्ष के माथे पर गहरी चोट के निशान थे और उसमें से खून लगातार बह रहा था। वो जल्दी से अपने सूट का एक हिस्सा फाड़ती है और उसके सिर पर बांधते हुए उसे जगाने की कोशिश करती है, पर मोक्ष अपनी आंखें नहीं खोलता। गौरी खुद भी काफी घायल थी और उसके लिए मोक्ष को अकेले यहाँ से लेकर जाना असंभव सा था, तो वो मदद के लिए किसी को पुकारने लगती है, पर आसपास का शोर ही इतना ज़्यादा था कि उसकी आवाज़ उसी शोर में दब जाती है। गौरी किसी तरह छोटे मोक्ष को उठाती है और अपने कंधे पर लादे उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है, पर कुछ कदम चलते ही वो लड़खड़ा जाती है। गौरी एक बार फिर हिम्मत कर खड़ी होती है कि एकाएक कई गोलियां चलने की आवाज़ वहां आती है और एक गोली आकर गौरी की पीठ में जा लगती है और उसके हाथ से छोटा मोक्ष छूट जाता है और वो वहीं गिर जाती है और अपनी बंद होती आँखों से सामने की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर आधी जल चुकी काफिराना पड़ी थी और उसके अंदर मौजूद मोक्ष की तस्वीर धीरे धीरे जल रही थी। वहीं मोक्ष, जो कि अभी अभी वहां आया था, उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर जाती है तो उसे एक सफ़ेद रंग का उड़ता हुआ कपड़ा दिखाई पड़ता है और वो गौर से उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ पड़ी गौरी नजर आती है, तो वो बिना एक भी पल गवाए उसकी तरफ दौड़ लगा देता है। मोक्ष जल्दी से गौरी को अपनी बाहों में संभालता है और उसके घाव को हल्का दबाते हुए कहता है, गौरी गौरी तुम ये। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो नीली ग्रे आंखों का जोड़ा एक आखिरी बार मोक्ष को देखता है, तो वहीं मोक्ष गौरी के गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करता है, पर गौरी नहीं जागती। मोक्ष गौरी को बाहों में लिए ऐसे ही बैठा था। उसे पता चल चुका था गौरी अब यहाँ नहीं रही, वो इसी आसमान के किसी गहरे रंग में खो चुकी है और पहली और आखिरी बार मोक्ष गौरी को अपने सीने से लगाता है और उसकी नज़रें ऐसे उस जल चुके और खून से लथपथ गौरी के कपड़ों को देखती हैं, मानो कह रही हो, आज ये सफ़ेद रंग जच नहीं रहा तुम पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगले साल मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।